शेखों के कद बढ़ गए थे, फलस्वरूप अवध के सूबेदारों की फहरिस्त में एक से ज़्यादा उनके सदस्य होते थे। पहला कार्य जो उन लोगों ने किया वो था एक मजबूत किले का निर्माण, जिसका स्थल वही था जहाँ पर बाद में मच्छी भवन बना। जैसे जैसे शेख ताकत और रुतबे में बढ़ते गए, वैसे वैसे लोग आकर उनके समीप बसते गए और लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणवती का नाम बदलकर लखनऊ हो गया। ये कहानी असत्य प्रतीत होती है, क्योंकि शब्द अलखनऊ या लखनऊ का जिक्र इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही किया था। इससे ये साबित होता है कि लखनऊ नाम वाकई बहुत पुराना है। दिल्ली के सुल्तानों के दौर के लखनऊ की बात करें तो प्रारंभिक सुल्तानों ने अवध को अपने कब्ज़े में लिया था और सुल्तान अल्तुतमिश ने कसमंडी और मंडियाओं के अख्ते मलिक ताजुद्दीन संजर उर्फ तबर खान को देकर सम्मानित किया था। लखनऊ दिल्ली सुल्तानों के काल में एक महत्वपूर्ण जगह था। मेहरू के पुत्र ऐनुल मुल्क को मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, जफराबाद और अलखनऊ यानी लखनऊ का शासक बनाया था। 1338 से 1341 के समय में लखनऊ का विवरण उस समय के इतिहास में मिलता है। दिल्ली उन दिनों भयानक अकाल से ग्रस्त थी जब मोहम्मद बिन तुगलक स्वर्गद्वारी में आकर ठहरे थे। तब लखनऊ ही से प्रचुर मात्रा में अनाज सुल्तान को भेजा जाता था। अवध और लखनऊ की संपन्नता ने उसे विद्रोह का अड्डा बना दिया था और मोहम्मद तुगलक को उन विद्रोहियों का दमन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से ऐनुल मुल्क और उसके भाइयों का विद्रोह। जौनपुर के शर्की वंश के संस्थापक ख्वाजा जहान ने जौनपुर और कन्नौज पर 1394 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। परिणाम स्वरूप लखनऊ भी शर्की वंश के नियंत्रण में रहा। शर्की वंश के खात्मे के बाद लखनऊ को दिल्ली के लोदी सुल्तानों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1487-88 में बहलोल लोदी ने लखनऊ की जिम्मेदारी अपने पौत्र आज़म हुमायूं को दे दी। फिर इसी क्रम में आज़म के बाद मुबारक खान आए, जिनके नियंत्रण में लखनऊ बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी सुल्तान सिकंदर लोदी के काल में भी बना रहा। बाद में ये मुबारक खान लोदी के पुत्र अहमद खान को मिला। अहमद खान ने अपने कार्यकाल में हिंदुओं को बहुत महत्व दिया। उनके धर्म को लेकर विवाद गहराता गया। परिणाम स्वरूप सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1509 में उनको बर्खास्त कर दिया और कैद खाने में डलवा दिया। सईद खान को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। सुल्तान सिकंदर लोदी के काल में इस्लाम खान ने बगावत कर दी थी। वो कड़ा में हुए अपने पिता आज़म हुमायूं की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। उस नाजुक मौके पर मुबारक खान लोदी के पुत्र सईद खान लोदी दूसरे महत्वपूर्ण दरबारियों को साथ लेकर बागियों से मिल गए, जिससे सुल्तान की मुश्किलें बढ़ गई थीं। मुग़लों के दौर के लखनऊ की बात करें तो जब बाबर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद हिंदुस्तान का पहला मुग़ल शासक बना, उसी वर्ष उनके पुत्र हुमायूं ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। मगर पूर्वी क्षेत्र के सौंपे गए सभी कार्य उनको छोड़ने पड़े, वो इसलिए कि जनवरी 1527 में बाबर ने राजपूत राणा सागा पर चढ़ाई कर दी थी और हुमायूं को अपनी सेना लेकर पिता के साथ जाना पड़ा। हुमायूं की अनुपस्थिति ने अफ़गानों को मौका दे दिया और उन्होंने मुग़लों की सेना को यहाँ से खदेड़ दिया। मगर पठानों का कब्ज़ा लखनऊ पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाया, क्योंकि बाबर ने मार्च 1528 ईस्वी में लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया और 21 मार्च 1528 को वो लखनऊ स्वयं आए थे। बाबर की मृत्यु के पश्चात लखनऊ पर नियंत्रण को लेकर उनके उत्तराधिकारी हुमायूं और अफ़गानों के बीच खूनी संघर्ष होते रहे। उस समय तक अफ़गानों ने बिहार में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली थी। इतने संघर्षों के बीच भी लखनऊ ने अपनी संपन्नता नहीं खोई, जैसे कि शेखों द्वारा बताई गई एक कहानी से मालूम पड़ता है। उस कहानी के अनुसार 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में जब हुमायूं शेरशाह के हाथों परास्त हुआ, तब भागते हुए वो लखनऊ में 4 घंटे के लिए रुका था और इतने कम समय में शेखों ने 10,000 नकदी और 50 घोड़े जमा करके उसको दिए थे। शेरशाह ने दिल्ली और लखनऊ के बीच क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईसा खान को 5,000 घोड़ों के साथ तैनात किया था। शेरशाह ने लखनऊ में चांदी और तांबे की टकसाल भी स्थापित की थी।